आज जो कुछ लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिला वो अपने आप पे हैरान करने वाला था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष सभी सड़कों पर थे। हाथों में झंडा था, नारे निकल रहे थे। पार्टी की महिला जनप्रतिनिधियों ने एक पूरी की पूरी कारवां बना और वो कारवां मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ चलता था। मंच पर भी जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो महिला सदस्यों ने उनको चारों तरफ से किया। महिलाएं आगे थी, मुख्यमंत्री बीच में थे और बार बार इशारा किया गया कि महिला शक्ति के लिए बीजेपी मजबूती से खड़ी। दरअसल नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के बीजेपी अब पूरे देश में एक माहौल तैयार है। नमस्कार, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव। इस वक्त अप्रैल 2026 चल रहा है और इस वक्त से ही लगातार चुनाव की तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। चुनाव बंगाल में है लेकिन सियासत गरमाई है उत्तर प्रदेश। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास करने में एक सबसे बड़ा रोला उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के 37 लोकसभा के सांसद और कांग्रेस पार्टी के भी सांसदों ने इस पूरे बिल के यानी संशोधन विधेयक के विरोध में। अब बीजेपी इसी को उत्तर प्रदेश में भुनाना चाहती है। वो ये कह रही है कि इस तरह का कदम उठा करके विपक्षी दलों ने दरअसल आधी आबादी के अधिकार को छीनने की कोशिश की। बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि जैसे बिहार में महिलाओं ने लालू की पार्टी यानी आरजेडी, तेजस्वी यादव की पार्टी, इन पार्टियों के साथ किनारा किया और नीतीश कुमार के साथ आई तब बिहार आगे बढ़ा, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी अगर महिलाएं आधी आबादी चाहे किसी वर्ग की हो, अगर वो बीजेपी के साथ रहती हैं तभी आधी आबादी का विकास हो। अब आप टाइमिंग देखिए, मतलब आज की तारीख जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है और 21 तारीख और 21 अप्रैल 2026 और फिर आप देखिए 28 अप्रैल 2026 की तारीख। 28 अप्रैल 2026 को बनारस के अंदर एक बड़ी रैली होनी है और उस रैली में ज्यादातर महिलाएं हैं, पूर्वांचल की महिलाएं। वो इलाका जो बीजेपी के लिए पिछले कुछ दिनों में एक कमजोर कड़ी साबित हुआ है। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के आसपास की सीटें भी बीजेपी नहीं बचा पाई। ऐसे क्षेत्र में अगर राजनीति आगे बढ़ती है तो अगर वहां पर राजनीतिक सुगबुगाहट होती है तो उसका असर यूपी की राजनीति पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री प्रचंड गर्मी में 50,000 से ज्यादा महिला और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में वहां पर इस रैली को संबोधित करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के। तो ये पैदल मार्च हुआ, अब रैली हो रही है, रैली को लेकर व्यापक तैयारी। लेकिन इस डेट को लेकर के भी कई तरह की बातें कही जाती है। अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि बंगाल में 23 तारीख को और 29 तारीख को मतदान होना है तो 23 तारीख वाला मतदान तो बस अब बीतने वाला है, उसके लिए आज प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। लेकिन 28 तारीख को जब प्रचार नहीं हो रहा होगा पश्चिम बंगाल में भी, यानी प्रचार समाप्त हो चुका होगा दूसरे चरण का भी, तब भी बीजेपी का लीडरशिप आधी आबादी को लेकर के पूरे देश की मीडिया पर छाया, सोशल मीडिया पर छाया। और जब प्रधानमंत्री खुद, उनकी लीडरशिप, उनका नेतृत्व एक महिला आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ रहा होगा तो पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जहां पर महिलाओं की अच्छी आबादी, अच्छा नेतृत्व है, यानी लीडरशिप में भी महिलाएं आगे, पढ़ाई लिखाई में भी आगे, उनकी साक्षरता दर भी बहुत अच्छी है, ऐसे राज्य में एक पॉलिटिकल इंपैक्ट बीजेपी एज्यूम कर रही है कि एक पॉलिटिकल कहीं ना कहीं वहां पर एक इंप्रेशन जा सकता है कि महिलाओं के साथ बीजेपी खड़ी है। और अगर महिलाओं का साथ मिला, क्योंकि वही महिलाएं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लगातार प्रोटेक्ट करती रही, उनका साथ देती रही और उस नाते उनकी सरकार बार बार वहां आती रही। पिछले 15 साल से वो मुख्यमंत्री। बीजेपी की कोशिश पश्चिम बंगाल में महिला वोटर को अपनी तरफ लाने की और उत्तर प्रदेश में महिला वोटर को पहले लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर एक माहौल बना करके अपनी तरफ बीजेपी ले आई, फिर हिंदुत्व के नाम पर लेकर के आई। एक परसेप्शन बना। 2022 में आपने देखा कैसे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के ही बेसिस पर जहां सरकारें हटती थी, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार वापस आ गई। अखिलेश यादव के लिए वनवास लंबा हो गया। अब 27 में तब जब आपने देखा वो भी तस्वीर जब अपर्णा यादव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का झंडा जला रही थी, है वो सैफई परिवार से पर झंडा जला रही थी। सैफई परिवार के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी थी समाजवादी पार्टी, उसका झंडा, और उसमें तस्वीर किसकी जल रही थी? अखिलेश यादव। झंडा किसका था? समाजवादी पार्टी का। तो इस तरह की तस्वीरें भी आई और अपर्णा ने तो दुशासन दुर्योधन कह दिया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को। तो ये सब तस्वीरें भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ी और इनके बीच में एक सियासी ताना बाना
उत्तर प्रदेश में बुना जा रहा है। एक चक्र तैयार किया जा रहा है कि चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है दरअसल विपक्षी दलों को नियंत्रित करने का, क्योंकि 24 की लड़ाई में पिछड़ने के बाद एनडीए को लगता है कि फूक फूक कर कदम रखना। तब तो सीटें बड़ी बड़ी थी, यानी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की संख्या थी। विधानसभा में यह आंकड़ा छोटा होता, और विधानसभा में एक प्लेयर बहुजन समाज पार्टी, उसकी लीडर महिला ही है, यानी मायावती। तो मायावती एक तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी। एक ऐसा समीकरण तैयार हो, खासतौर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ, जो महिला विरोधी दिखाई पड़े, ये कोशिश दिखाई पड़ती है। और इसलिए ही सारे मतभेद किनारे कर करके, सारी चीजें पीछे छोड़ करके आज योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पूरी जो लीडरशिप थी वो। अब अखिलेश यादव एक तरफ कहते हैं कि भाई ये विपक्ष में जाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बताइए, तो ऐसा लग रहा है कि सरकार अपना ही बिल जो 2023 में पास कर चुकी है उसको लेकर के पैदल मार्च कर रही है। दरअसल ये लोग 2027 के बाद विपक्ष में रहेंगे और कैसे आंदोलन करेंगे इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बात अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये लोग महिलाओं के यानी आधी आबादी के दुश्मन हैं, इसलिए उन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया, और उसके लिए वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी महिलाओं की विरोधी है। तो ये तमाम समीकरण दिखाई पड़ रहे हैं। अब अगर आपको आकलन करना होगा तो महिलाओं की एक बड़ी आबादी है। उत्तर प्रदेश से कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा भी है। हालांकि कुछ जगहों पर कम भी है, पर कई जगहों पर ज्यादा भी है। शहरी इलाकों में महिला सक्रिय मतदाता है, ग्रामीण इलाकों में भी सक्रिय मतदाता है। तो बीजेपी की कोशिश है कि एक तो लाभार्थी महिलाओं को, चाहे वो पेंशन से लाभार्थी हो, गैस सिलेंडर यानी उज्ज्वला योजना के लाभ से पोषित हो, या वृद्धा पेंशन से पोषित हो, किसी भी तरीके से अगर वो लाभार्थी हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, और न सिर्फ फॉरवर्ड्स बल्कि ओबीसी और शेड्यूल कास्ट से जुड़ी हुई महिलाओं को आगे लाया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के भी जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है कि हम जनता के बीच जाएंगे, ये बताएंगे कि कैसे पीडीए की महिलाओं को इस बिल से नुकसान होने जा रहा था, क्योंकि जातिगत जनगणना अभी नहीं हुई थी। जब तक जनगणना नहीं होगी डिलिमिटेशन नहीं किया जा सकता है, और अगर डिलिमिटेशन पहले किया गया या इनके हाथों कराया गया तो ये अपनी मनमाफिक सीटों का एक तरीके से भौगोलिक ढांचा जो है वो खड़ा कर लेंगे और अपने लिए एक पॉलिटिकल शेल्टर तैयार कर लेंगे। तो ये पॉलिटिकल शेल्टर न तैयार कर पाए, इसलिए हमने इसका विरोध किया। ये समाजवादी पार्टी कहना चाहती है, इसलिए ये बार बार मतभेद जो है वो सामने आ रहा है। पर सड़कों पर अगर गर्मा गर्मी दिखाई पड़े, सड़कें अगर नेताओं के पदचापों से हिलने लगे, तो समझिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया और वो चुनाव की आहट दिखाई पड़ रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, पर इस बार हथियार क्या है? महिला है। महिला वोटर जिस तरफ जाएगी, दरअसल चुनाव की बयार उसी तरफ बहेगी। बिहार में हमने देखा कि किस तरीके से आखिरी मोड़ पर महिला मतदाता ने एक बार फिर नीतीश कुमार का साथ दिया, इसलिए जाती हुई सत्ता एनडीए के पास वापस आ गई। अब जब तीसरी बार अगर अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सरकार बनानी है, तो इस आधी आबादी को अपने पाले में लाना होगा। इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक के गिर जाने के बाद बीजेपी इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना करके विपक्ष को घेरने की कोशिश में लगी। आने वाले दिनों में इसको लेकर के और भी बहुत सारी अपडेट्स आएंगी, बहुत सारे विमर्श आएंगे, विमर्श भी हम आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।